हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 248 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 249 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपका, भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध सभ्यता है। आज भी यह अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। विश्लेषण करें। ठीक है, आपने उत्तर लिखा है, सभ्यता व संस्कृति एक ही सिक्के के दो भिन्न पहलू हैं। सभ्यता का संबंध भौतिक विकास से है, भौतिक विकास है नहीं, भौतिक विकास से है। वहीं संस्कृति का संबंध संस्कारों से है। ये संस्कार हमारे अंदर रचे बसे होते हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान नहीं, मतलब यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, यूनान का प्रमुख स्थान है। भारतीय संस्कृति की व्यवस्थित रूप वैदिक युग में दृष्टिगोचर होता है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति की विशेषताओं की इस प्रकार समझ सकते हैं। हड़प्पा कालीन, विशेषताओं को इस प्रकार समझ सकते हैं। हड़प्पा कालीन मातृ देवी की मूर्ति, आगे तो लिखें पशुपति नहीं, पशुपति, जैसे पति होता है ना, पति परमेश्वर, बिल्कुल वैसे ही। अब ये मत कह देना कि पति पशु होता है। ठीक है, पशुपति, शिवलिंग पूजा आदि की परंपराएं आज भी प्रचलित हैं। आज भी लोग सूर्य, नदी, पर्वत, पेड़ों आदि को पूजते हैं। अब देखो, जब आपने यहाँ पे लिख दिया ना कि हड़प्पा कालीन, इस लाइन को ऊपर ही कर देते। खैर, अभी मैं एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ, अभी तो मुझे पढ़ना है, पहले मैं पढ़ लूँ। आज भी लोग सूर्य, नदी, पर्वत, पेड़ों आदि को पूजते हैं। ये सब हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति की देन है। धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ, हवन आज भी कई वर्षों तक निरंतरता में रही हैं। हिंदू वेद, धर्म, पुराण, महाकाव्य, वैवाहिक पद्धति सभी प्राचीन परंपराओं की देन है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी प्राचीन धारणा की प्रासंगिकता निरंतर बनी हुई है। पाश्चात्य देशों पर भौतिकता का प्रभाव रहा, अतः औपनिवेशिक काल के दौरान इनमें व्यापक ह्रास हुआ। जैसे वह प्रकृति को उपभोग की वस्तु समझते थे, जिसमें लगातार इनका दोहन किया गया। संयुक्त परिवार की धारणा कमजोर हुई। धर्मनिरपेक्षता जैसे आधुनिक विचारों के प्रभाव में धर्म से दूरी बढ़ी है। आत्मीयता की जगह भौतिकता पर बल दिया गया। वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने पुनः एक बार भारत की सभ्यता व संस्कृति को रेखांकित किया है। न्यू इंडिया के संदर्भ में भी भारत अपनी प्राचीन अमर सभ्यता व संस्कृति को बनाए रखकर कई वैश्विक समस्याओं से निजात पा सकता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, मानव प्रगति, संघर्ष, विकास के साथ सह अस्तित्व आदि। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है, लेकिन बस यही है ना कि थोड़ा सा आप और ऐड करिए करंट से रिलेटेड भारतीय संस्कृति के बारे में। जैसे आप यहाँ पे योग को, कुंभ को, इनको आप यूज कर सकती हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल साइट्स हैं, यानी कि मूर्त और अमूर्त जो विषय से संबंधित हैं, उनको आप ऐड कर सकती हैं। जैसे संकीर्तन है, हमारे यहाँ रासलीला है, इन सबको आप ऐड कर सकती हैं। ठीक है, आप भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे संस्कृति को एक तरीके से प्रिजर्व करने के लिए, जैसे न्यू इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, भारत पर्व है, पर्यटन पर्व है, ठीक है, अमृत महोत्सव है, आप एक भारत श्रेष्ठ भारत है, आप इस पे मेंशन कर सकते हैं जो टूरिज़्म सर्किट्स हैं। ठीक है, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के द्वारा जो कल्चरल इवेंट्स हैं उनको आप, और हमारे यहाँ की जितनी भी स्कीम्स आप देखती होंगी या हमारे यहाँ की जो मिसाइल्स बनती हैं, वो सब के सब हमारी संस्कृति और सभ्यता को ही कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करती हैं। ठीक है, तो आप उनको कर सकती हैं। हमारे यहाँ के जो राष्ट्र नायक हैं, भक्ति आंदोलन के, सूफी आंदोलन के या समाज सुधारक जितने भी हैं, उनको भारत सरकार किस तरीके से प्रमोट करती है, आप उनका भी यहाँ पे उल्लेख कर सकती हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि आपको यहाँ पे कैसे और अच्छे से लिखना चाहिए। तो जैसे कि आपने ये दो बिंदु लिखे ना, आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ मिक्स कर सकती हैं। ठीक है, तीसरा जैसे आपने जो पॉइंट लिखा है,
और जो आपने चौथा पॉइंट लिखा है आप इनको आपस में मिक्स कर सकती हैं और ये 5वें पॉइंट को आप लास्ट में डाल सकती हैं और लास्ट में डालने के साथ आप यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम से रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि आपने कोविड-19 दिखाया, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछ रहा ना कि आज भी कैसे अजर और अमर है, मतलब वर्तमान में भी क्या ऐसा कोई इंसिडेंट या वर्तमान में कोई ऐसा इवेंट जो ये शो करता है कि वास्तव में इंडिया सर्वे भवन्तु सुखना पे या वसुधैव कुटुंबकम के विचारों का पालन कर रहा है। क्या वास्तव में इंडिया परहित सरस धर्म नहीं भाई की कल्पना पे आधारित है। क्या वास्तव में इंडिया न त्वं कामे राज्यम न स्वर्गम पुनर्भवम के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कहने का मतलब यही है कि जो हमारी वैदिक ऋचाओं, वैदिक मंत्रों या हमारे जो दर्शन में जितनी भी बातें व्याख्यायित की गई हैं, क्या वो वास्तव में हमारे देश में रहने वाले जन जन में उन विचारों का इनकलकेट देखने को मिलता है। क्या वास्तव में लोगों में नैतिकता इतनी उच्च प्रतिमान पर पहुंच गई है कि लोग अनैतिक कृत्यों में संलग्न ही नहीं हैं, या फिर नैतिकता एक केवल छलावा है या एक दिखावा है। तो आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पीरियड पे दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो डॉक्टर्स जो पैसे की लालच में लोगों को मार दे रहे हैं और एक तरफ वो लोग जो बिना पैसे की लालच में सुबह से लेकर शाम तक नित्य सेवा ही कर रहे हैं। तो दोनों रूपों का संयोजन मिलता है। अब जिसमें ये रूप नहीं दिखता है उनमें इस रूप को कैसे लाया जाए, उसके लिए सरकार कौन से काम करती है, उसके लिए हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो कौन से काम करती हैं। जैसे मैं एक बार एक ब्लॉग पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा ब्लॉग था। आज दुनिया में जितनी भी ज़्यादा धार्मिक संस्थाएं नहीं हैं उससे ज़्यादा धार्मिक संस्थाएं इंडिया में हैं। आज दुनिया में जितने ज़्यादा मंदिर नहीं हैं उतने ज़्यादा मंदिर इंडिया में हैं। अगर देश का हर एक मंदिर एक गांव को अगर गोद ले ले तो वो पूरा देश हमारा स्वर्ग बन जाएगा। अगर देश का हर एक समाज सुधारक या संत महात्मा जो है वो अपने शिष्यों को इस बात के लिए एंगेज कर दे कि आपको नैतिक विचारों को ही पूरी दुनिया में प्रसारित करना है, तो आप यकीन मानिए कि पूरा विश्व नैतिकता का प्रतिमान गढ़ लेगा। लेकिन बात वही है, ना वो संत, ना वो साधु हैं और ना ही सुनने वाले उनके शिष्य हैं। ठीक है, इसलिए जो शिष्य की जो परंपरा है वो बाधित हो गई। इसीलिए भारतीय संस्कृति में अब क्या है कि संस्कृति का उल्लेख तो कहीं नहीं है, या हम कहें कि उन संस्कारों को तो कहीं नहीं दिखाया गया, बल्कि हमने क्या किया, उन संस्कारों के जस्ट उलट चले गए। जैसे आप देखेंगे, कई बार मैं छोटी सी इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि जब कोई धार्मिक प्रसंग आ रहा होता है तो बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं, पूरा परिवार सुनता है। कोई सीरियल चल रहा होता है, उसमें अगर कोई ऐसा विलाप वाला सीन है उसको देखकर रोने लगते हैं, लेकिन जब अपनों पर ही बात आती है ना तो विलाप भी भूल जाते हैं, संस्कार भी भूल जाते हैं और नैतिकता का तो पता ही नहीं चलता कि नैतिकता कहाँ पर चली गई। आप देखेंगे कि कई बार कई लोग कथा में कथा सुनकर आएंगे, यहाँ तक कि कथा में नाचने लगेंगे, तो वो भक्ति नहीं होती, वास्तव में वो भावना है जिसमें वो बह गए। और जो ही कथा समाप्त हुई, जो ही वो अपने घर आए, तुरंत एक दूसरे की चुगलियाँ शुरू हो गई, तुरंत एक दूसरे की बुराइयाँ शुरू हो गई, तुरंत एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाए जाने लगे, गंदी गंदी गालियाँ दी जाने लगी, ये ड्रामा होने लगा। कहने का मतलब आज व्यक्ति का जो कैरेक्टर हो गया वो डुअल हो गया। एक कैरेक्टर में वो तो इतना संस्कारवान दिखता है कि जैसे दुनिया में उससे आदर्श पुरुष तो कोई है नहीं, या उससे आदर्श महिला तो कोई है नहीं। दूसरा उसका कैरेक्टर कैसा हो गया कि जब व्यक्तिगत लाइफ की बात आई तो जो यत्र नास्ते पूज्यन्ते का कॉन्सेप्ट है वो धराशायी हो गया। आज एक बात बताइए, आज हमारे विश्व में या पूरे भारत में या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के साथ जितने भी व्यवहार किए जा रहे हैं, क्या वो व्यवहार किसी ने नहीं पढ़े होंगे कि नारी तो नारायणी का कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति में तो ये तक कॉन्सेप्ट है, किसी भी पराई स्त्री को गलत नज़र से देखना ही पाप है। फिर भी आज आप देखेंगे कि आप
कहीं पे बस स्टैंड में हों या कहीं रोड पे ही जा रहे हों, यहाँ तक कि जिनकी उम्र भी मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव पे पहुँच गई है, वो भी ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने ज़िंदगी में कोई महिला देखी ही ना हो। अर्थात संस्कारों की धज्जियाँ उड़ा कर रखते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बचपन से लेकर वर्तमान तक में हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं सिखा पाए, और अगर सिखाने का यत्न भी किया तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने उन संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी। OTT प्लेटफॉर्म ने तो उन संस्कारों को मजाक ही बना कर रख दिया। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे यहाँ ऐसे सीरियल्स आने लगे जहाँ पर भारतीय संस्कृति पूरी तरह से पतन की ओर चली गई। भारतीय संस्कृति में महिला के जो वो वस्त्र होते थे, उन वस्त्रों को तो बिल्कुल अवॉइड ही कर दिया गया। ये चीज़ें जो है ना कहीं संस्कृत के ह्रास के कारण है। और आप एक और चीज़ देखिए, ये तो मान लीजिए हमने एक सोशल इम्पैक्ट बता दिया। पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट में राजा का क्या दायित्व होता था कि राजा का सुख प्रजा के सुख में ही निहित है। मतलब अगर प्रजा सुखी है तो ही राजा को सुखी होना चाहिए। अब प्रजा यहाँ पे त्राहिमाम कर रही है और राजा की बात ही अलग है। आप इसमें धार्मिक स्थानों पर देखिए, धार्मिक में क्या है कि धर्म आज आडंबर का एक चोला बन गया है। धर्म में क्या है? बस एक ही चीज़, खुद का कैरेक्टर या खुद का व्यक्तित्व उतना बेहतरीन नहीं बना रहे। लोगों से कह रहे मोह माया को त्याग दो, जीवन को बिल्कुल पैसे से दूर कर दो, और खुद महंगी महंगी लग्जरीज गाड़ीज में घूम रहे। आज लोगों के पास पीने के लिए दूध नहीं है और शंकर जी पे दूध की नदियाँ बहाई जा रही। दूध शंकर जी पर चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए डिबेट का विषय है, मैं इस पर डिबेट नहीं करने वाला अभी, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। क्या वास्तव में हमारी धार्मिकता क्या ऐसी है? आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि कई कहानियाँ हमारे वेदों में, पुराणों में, बात यह ना कि वो कहानियाँ कोई सुनाता नहीं है हमें। वेदों और पुराणों में आप कहानियाँ सुनेंगे कि कई ऋषि मुनि थे जो चारों धामों की यात्रा करके चारों धामों से जल को लाकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। तो जब वो चारों धामों से अपने चारों अलग अलग संत गए, मान लीजिए कोई दक्षिण में गया, कोई उत्तर में गया, कोई पूरब में गया, तो जब वो पश्चिम की ओर जल लेने जा रहे थे, पश्चिम में जब वो पहुँचे, वहाँ से उन्होंने जल लिया। जल लेकर जो ही वापस लौट रहे थे तो उनको रेगिस्तानी इलाके में एक ऊंट मिला जो काफ़ी प्यासा था, काफ़ी प्यास से व्याकुल था वो। तो उस ऊंट की प्यास को देखकर तीन जो संत थे वो सोचे कि नहीं यार, अगर हम इसको जल पिला देंगे तो हम तो फिर मोक्ष के भागीदार ही नहीं होंगे। वो आगे चले गए। चौथा जो संत था उसने देखा मोक्ष जब मिलेगा तब मिलेगा, देखा जाएगा। ये जीव जो हमारे सामने है ये बेचारा मर जा रहा है, इसके मरने से तो लाख गुना बेहतर है इसको हम ये जल पिला दें, और फिर जब कभी होगा, ईश्वर अगर चाहेगा तो हम देख लेंगे मोक्ष मिलना है कि नहीं मिलना है। तो उसने अपना जल पिला दिया उसे। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि जीव की हत्या नहीं करनी है। मतलब जीव अगर हमारे सामने मर रहा है तब तो सीधे सीधे पाप है, क्योंकि हमारे वैदिक संहिताओं में ये कहा गया है कि अर्जुन मैं हर एक प्राणी में निवास करता हूँ। तो उसने उसको पिला दिया, और जो ही पिलाया तो वास्तव में वो ऊंट नहीं था, वो साक्षात परमपिता परमेश्वर थे, वो अपने स्वरूप में आ गए। ये कॉन्सेप्ट आज हमारी कहानियों से विलुप्त है। आज हमारे यहाँ ये चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो गई कि हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखेंगे, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे, सदाचार रहेंगे, सत्यनिष्ठ रहेंगे, तो हमें लोक कल्याण के अंतर्गत मोक्ष मिलेगा। आज तो ये हो गया है कि जितना ज़्यादा पैसा, जितनी ज़्यादा पावरी आपकी यानी कि पार्टी आपकी, जितने ज़्यादा आपके शौक, जितना ज़्यादा आपका मेकअप, वो चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप कैसे हैं। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, हमारी संस्कृति में कोई वर और वधू की जब बात होती थी तो वर और वधू में दहेज नहीं देखा जाता था। वर और वधू में देखा जाता था कि योग्यता क्या है, योग्यता के आधार पे ही चुनाव होता था, चाहे वधू की बात हो चाहे वर की बात हो। आज क्या है कि लड़की का बाप दे कितना रहा है, लड़की कमाती कितना है, लड़की की जॉब क्या है, लड़की सुंदर है या नहीं है। मतलब ऐसा होता है जैसे मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट चलने वाला हो उनकी फैमिली में, और जैसे उनके घर में सब के सब बिल्कुल ऐश्वर्या राय या उससे भी मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट जीत के आए हों।
तो ये जो दुर्भावनाएं आ गई, आज आप देखेंगे कि दहेज के नाम पर कितनी बच्चियां जा रही हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा कल्चर नहीं था। कल्चर में हमारे यहाँ ये था कि लड़की का बाप जो दे दे वो आपको लेना पड़ता था, लेकिन आज कल्चर चेंज हो गया। इन चीज़ों में भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। आपको इनमें से कई सारे बिंदुओं को छांट कर लिख देना है कि हाँ, आज हम पर्यावरण का किस तरीके से ह्रास कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जितने भी साधु संत महात्मा होते थे वो पर्यावरणीय अनुकूल जीवन जीते थे, मतलब जो पर्यावरण में फल उपलब्ध है उसी का सेवन करते थे। आज क्या है कि नहीं, आज हमें अनानास खाना है, पता चला कि नहीं अंगूर तो उपज होती नहीं बट उगाएंगे अपने यहाँ, इससे पर्यावरण का ह्रास हुआ। एग्रीकल्चर को हम पूरी तरह समाप्त कर दिए। आज हम देखते हैं कि हर चीज़ क्या है, इंडस्ट्री पे डिपेंड हो गई है। इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो एग्रीकल्चर की जो भूमि है वो सिकुड़ कर आधी रह गई, और जब वो सिकुड़ गई तो हमने क्या किया, उसी एग्रीकल्चर की भूमि पर अधिकाधिक उत्पादन के लिए मॉडिफाई बीजों को लिया, और जो ही हमने मॉडिफाई बीजों को लिया तो हमारा जो कल्चर था वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो अन्न हमें नेचुरल मिलता था अब उसमें क्या हो गया, आर्टिफिशियल आ गया पूरी तरीके से। भाई पहले हमारे जो नेचुरल विटामिन होते थे अब वो समाप्त हो गए, इसीलिए बीमारियां बढ़ने लगी। आज ऐसी बीमारियां आ गई जिनका इलाज ही नहीं है। ये सब कल्चर की ही बात है। मतलब हमारा जो कल्चर है ना, अगर कभी आप बैठें और आराम से पढ़ें इंडियन कल्चर को, क्योंकि मेरा तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से विषय से रहा, क्योंकि मैंने रिलीजन पे काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो कल्चरल बातें बताने में, कल्चरल वो करने में काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पूछा है इसने, क्या, विश्लेषण करना। वास्तव में आपसे इतना इनको एक्सप्लेन नहीं करवाना चाहता, वो आपसे बस ये चाहता है कि आप इनको बस हमें एक लाइन में बताइए। जैसे सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को अगर तोड़ा जाए तो भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन व समृद्ध सभ्यता है, इसे 2 लाइन में आपको बस बताना है, ठीक है। फिर बात आती है आज भी परंपरागत अस्तित्व के साथ। परंपरागत हमारी क्या है आज हमारे यहाँ सहिष्णुता की बात है, ठीक है। आज हमारे यहाँ धर्म दर्शन की बात है। आज हमारे यहाँ धार्मिक प्रथाएं काफ़ी सारी विद्यमान हैं। आज हमारे यहाँ क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है। आज हमारे यहाँ क्या है, आज हम एक तरीके से जितना हो सके कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। आज हम क्या करते हैं, सेवा के भाव पर विचार करते हैं, है ना। ये सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, आज भी हम कहते कोशिश पूरी यही करते हैं कि प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को ही सेवन करें, लेकिन ये अब बदल नहीं है। इसीलिए तो इसने विश्लेषण पूछा है कि आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देना है कि अस्तित्व में आज कैसे हैं, और फिर क्या वास्तव में वो हैं, और नहीं है तो उसका समाधान या उसकी चुनौतियाँ क्या हैं। तो आप ये चीज़ें बता सकती हैं। खासतौर पर इसमें बात आ जाती है ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट को, कि किस तरीके से पश्चिम ने, हालांकि पश्चिम पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, पश्चिम ने किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करके एनवायरनमेंट को पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया। साथ ही जो वेस्टर्न सोसाइटी या वेस्टर्न जो कल्चर था उसमें जो भोग विलासिता की जो वस्तुएं थीं वो भारत में किस तरीके से अपना पैठ जमा बैठी। यानी कि भारतीय संस्कृति जो भोग और विलासिता से परे थी उसमें भोग विलासिता आ गई। आप देखेंगे कि 90s के टाइम पीरियड की जितनी भी मूवीज़ थी इंडिया में, या 2000 के पहले जितना भी इंडिया में कल्चरल था, उसमें रेयर होता था ऐसा कोई सीन जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते थे। रेयर कोई ऐसा सीन होता था। बट आज ऐसा है कि इतने सीन है कि ये रेयर हो जाता है ढूंढना कि कौन सा ऐसा सीन है जिसको हम फैमिली के साथ बैठ के देख पाएँ, है ना। तो ये क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का ही तो इम्फेक्ट हुआ। आज क्या हुआ कि हमारे यहाँ हमारा ये कल्चर नहीं था कि पब्लिक प्लेसेस पे किसी को किस किया जाए या पब्लिक प्लेसेस पे किसी से एक तरीके से मिसबिहेव किया जाए। ये वेस्टर्न सोसाइटी का कल्चर था। बट आज हमारे यहाँ ये चीज़ें होने लगी। आज तो ये होने लगा कि लड़की अपने घर में ही सेफ़ नहीं हो पाती, अपने रिलेटिव्स के मध्य सेफ़ नहीं हो पाती। क्यों नहीं? क्योंकि आज जो रिलेटिव्स भी हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी को फॉलो करते हैं। उन्होंने कोई मूवीज़ देखी वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से, वैसा उनका माइंडसेट बन गया। जबकि हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि मोहल्ले के बच्चों के साथ, जहाँ तक मैं
जब तक मैंने मतलब पढ़ाई के पहले तक रहा हूँ, तब तक मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, लड़कियाँ थी, हम लोग सब लोग एक साथ खेलते थे। गुट्टे जो होते हैं, जो छुआ छुआइयल जिसको बोलते हैं, जो आप लोग खेलते होंगे, वो सब खेलते थे। क्यों? क्योंकि वो भारतीय संस्कृत थी। हम लोगों को क्या कहा जाता था कि रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्यौहार है। मतलब यही नहीं कि जो सगी बहन है वही हमारी बहन है, मोहल्ले में रहने वाली जितनी भी लड़कियां हैं वो सब हमारी बहन है। आज तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि मोहल्ले में रहने वाली बहन है या उनकी प्रेमिका या उनकी अर्धांगिनी है। ये कॉन्सेप्ट डाइल्यूट हुआ क्योंकि हमने क्या सोच लिया कि हमारा जो संयुक्त परिवार कॉन्सेप्ट, मतलब ये थोड़ा ना होता था कि संयुक्त परिवार का मतलब एक पीढ़ी या दो पीढ़ी। संयुक्त परिवार का मतलब होता था वो पूरा मोहल्ले के परिवार, मतलब दादा परदादा के जो भाई बहन है वो सब भाई हैं। तो ये दिक्कत ही नहीं आती थी जॉइंट फैमिली में। और जो ही न्यूक्लियर फैमिली हुई तो पता चला कि नहीं, हम और हमारी माँ, हमारे पिता और हमारा सगा भाई वही हमारा परिवार है। बाकी जो जस्ट अपोजिट हैं वो हमारे भाई बहन नहीं हैं, यानी कि उनसे हम वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। और आज आप देखेंगे अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कई सारे वैवाहिक संबंध ऐसे मिलेंगे जो रिश्ते में तो भाई बहन लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कल्चरल इफेक्ट आया हमारे यहाँ, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। हालांकि ये मैं बातें जो आपको बताता हूँ, वास्तव में देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको जो पढ़ाना चाह रहा था वो ऐसे के रूप में पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इसको एक क्वेश्चन के रूप में दे दूं और फिर ऐसे के रूप में डिफाइन कर दूं। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने अच्छा लिखा है, सबने सामान्य तौर पर अच्छा लिखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे आपको डाइवर्स सारे पॉइंट पता चल जाएँ। क्लियर? तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। एकल परिवार की आप बातें कर सकते हैं, संयुक्त परिवार जैसे टूटा, कैसे एकल परिवार बना, वही सारी चीज़ें तो आपको दिखानी है। भारतीय संस्कृति में किस तरीके से जो भारतीय संस्कृति थी वो सातत्य के साथ परिवर्तन की बात करती है। मतलब हम हर एक चीज़ जो अच्छी अच्छी होती है उन्हें सीख लेते हैं, दूसरों से अडॉप्ट कर लेते हैं। आज उल्टा हो रहा, अच्छा तो कम सीखते हैं, बुरा ज़्यादा सीख लेते हैं। पता चला कि अच्छा वेस्टर्न सोसाइटी में ये चल रहा है, अब अपनी इंडियन सोसाइटी में ले आओ, है ना। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे इंडियन सोसाइटी में कभी बाहर खाना परमिशन नहीं था, बाहर कोई भी खाना आप नहीं खा सकते थे, होता था घर पे ही खाना खाना है और अपना ही खाना खाना है। लेकिन आज तो क्या बाहर हम खाते हैं, मीट मांस का सेवन उतना नहीं था जितना कि आज देखने को मिलता है। आज तो हर चीज़ में मीट मांस है, पिज्ज़ा भी खाओगे उसमें भी आपको मिल जाएगा वेज और नॉन वेज। तो ये चीज़ें आप समझिए, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।